देख लेना, ठीक है। अब चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं पोटेंशियोमीटर सर्किट पे। देखो लास्ट हम लोग है ना अलग अलग तरह से कोई भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से करंट से रिलेटेड डिस्कशन में बिट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, ये दो टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं इंस्ट्रूमेंट। और आज हम लोगों को एक बहुत बड़ा सेक्शन डिस्कस करना है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। देखो मीटर ब्रिज क्या करता था, मीटर ब्रिज की मदद से अगर हम लोग चाहेंगे तो किसी भी अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। लेकिन मीटर ब्रिज में जो वायर होता है वो छोटा होता है। वायर के छोटे रहने से और वायर के बड़े रहने से थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर सर्किट क्या करता है, एक बड़ा वायर यूज करता है। बड़ा वायर, बहुत ही बड़ा वायर यूज करता है। और बड़ा वायर पे वो एडवांटेज इस बात का ले लेता है कि वायर जितना बड़ा होगा, छोटा से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस को भी आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर सर्किट आपको बहुत बेसिक से इसमें हर चीज को समझना पड़ेगा। सबसे पहला चीज जो तुम्हारे सामने है वो है पोटेंशियोमीटर वायर। हम लोग इसको ए बी नाम से आपके सामने सर्किट में दिखाएंगे। पोटेंशियोमीटर वायर होता क्या है, एक लंबा सा वायर, ठीक है। मान लो ये इंड ए है, ये इंड बी है। लॉन्ग वायर of uniform area of cross section। एक लंबा सा वायर है जिसमें यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक लंबा सा वायर है जिसमें यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होने से क्या होता है, रेजिस्टेंस आप लिखते हैं रो इंटू एल बाई ए। अगर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, अगर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है तो ऑलवेज रिमेंबर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होने से रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी पोर्शन के रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी पोर्शन के लेंथ के साथ बराबर होगा। अगर आप इतना बड़ा लेंथ लेंगे तो रेजिस्टेंस इसी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। लेंथ को दुगना कीजिएगा रेजिस्टेंस भी दुगना हो जाएगा, लेंथ को 3 गुना कीजिएगा रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स होगा। ये सब आप तभी लगा सकते हैं जब आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म, मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब एक चीज और, सर लॉन्ग वायर का क्या यूज है, यूनिफॉर्म एरिया तो हमको समझ में आ गया कि ठीक है, इससे रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल हो जाता है। लेकिन लॉन्ग वायर का यूज क्या है, देखो लॉन्ग वायर होने से ड्यू टू लॉन्ग वायर, अगर आपके पास कोई लॉन्ग वायर है तो याद रखिए जो आप पोटेंशियल का ग्रेडियंट लिखते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल फॉर चेंज इन लेंथ। जो पोटेंशियल का ग्रेडियंट है पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल का जो चेंज है वो स्मॉल होता है। लॉन्ग वायर होने से ये जो पोटेंशियल का ग्रेडियंट है वो स्मॉल होता है। और पोटेंशियल का ग्रेडियंट छोटा होने से, पोटेंशियल का ग्रेडियंट छोटा होने से आप इवन स्मॉल से स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को भी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। सर नहीं समझे सर, थोड़ा सा एक एग्जांपल पे आप गौर कीजिए, आप समझ जाइएगा। देखिए जरा ध्यान से, मान लीजिए आपके पास ये एक वायर है और इस वायर में यहाँ पे है 100 वोल्ट और यहाँ पे है 0 वोल्ट। तो देखो इस छोटे से लेंथ पे 100 वोल्ट का पोटेंशियल का ड्रॉप है, 100 वोल्ट का पोटेंशियल का ड्रॉप है। तो आपको अगर हम बोल देंगे कि देखो जी 2 वोल्ट का पोटेंशियल का मेजरमेंट करो, तो 2 वोल्ट तो काफी कम आएगा ना, काफी छोटा होगा ना, उतना दिखेगा भी नहीं। लेकिन अगर ये वायर बहुत लंबा होता तो 100 वोल्ट यहां लिखते हैं, 0 वोल्ट यहां लिखते हैं, तो हमको हर 10 वोल्ट के लिए एक अच्छा सा गैप मिलता और उस अच्छे से गैप के ऊपर हम आसानी से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस को भी बहुत एक्यूरेटली दिखा पाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, यस। ठीक है, तो होता ये है ड्यू टू लॉन्ग वायर पोटेंशियल ग्रेडियंट
decreases. So even a small potential difference can be measured accurately. आप एक छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस को भी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। जैसे 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 अगर हम तुमसे बोलेंगे कि भाई आप क्या पोटेंशियोमीटर सर्किट में 2 वोल्ट का मेजरमेंट कर सकते हैं, तो बोलिए हाँ। अगर हम आपसे बोलेंगे कि क्या आप पोटेंशियोमीटर सर्किट में 0.2 वोल्ट का मेजरमेंट कर सकते हैं, बोलिए हाँ। अगर आप पोटेंशियोमीटर सर्किट में क्या 0.002 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, बोलिए हाँ। बस करना आपको क्या पड़ेगा ना, जिस वायर को आप यूज कर रहे हैं उसका लेंथ थोड़ा बढ़ाते जाइए। जो वायर को आप यूज कर रहे हैं उसका लेंथ बढ़ाते जाइए। अगर आप लेंथ बढ़ाइएगा तो इवन स्मॉल से स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस भी यू कैन एक्यूरेटली मेजर। क्या मेरी बात समझ में आई? यस। ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर वायर मतलब एक लॉन्ग वायर जिसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होने से रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल होगा, और लॉन्ग होने से पोटेंशियल का ग्रेडियंट छोटा आएगा। तो छोटे से छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को भी यू कैन एक्यूरेटली मेजर। ये रहा पोटेंशियोमीटर वायर का इंट्रोडक्शन। पोटेंशियोमीटर वायर का क्या कैरेक्टर होना चाहिए। अब आइए आगे, नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट सेक्शन आता है, इसी में उसको हम लोग कहते हैं ड्राइवर सर्किट। ड्राइवर सर्किट ये अब क्या होता है? देखिए, ड्राइवर सर्किट हमेशा एक बैटरी कंटेन करेगा। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और कंटेन करता है पोटेंशियोमीटर वायर AB। ये है आपका ड्राइवर सर्किट। ये कहलाता है ड्राइवर सेल। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R0। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ड्राइवर सर्किट में ऊपर में लगा हुआ बैटरी होगा उसका ईएमएफ बहुत ज्यादा होता है। उसका ईएमएफ बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उसका ईएमएफ ही सर्किट में मेन करंट को थ्रो करता है या भेजता है, जिसके बेसिस पे आप बाकी कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो याद रखना कि यहाँ पे जो हम लोगों का E0 है ड्राइवर सेल ऑफ हाई ईएमएफ। उसका ईएमएफ बड़ा होना चाहिए। ठीक है। अब AB क्या हो गया? तो AB हो गया हम लोग का पोटेंशियोमीटर वायर। AB हो गया है पोटेंशियोमीटर वायर। इसका लेंथ का जरूरत पड़ेगा, लेंथ AB ले लीजिएगा। रेजिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा, रेजिस्टेंस AB ले लीजिएगा। अब देखिए, अगर हम बोलेंगे कि सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, यहाँ एक वायर है। आप अगर इसको एक बार देखना चाहे ना तो आप मान के चले कि ये एक वायर है और वो वायर एक रजिस्टर की तरह काम कर रहा है। इज दिस क्लियर? ये फिगर ऐसे। अब हर बार तो ये रजिस्टर नहीं बनाएंगे, हर बार है ना सीधा वायर बनाएंगे, लेकिन आप समझ जाइएगा कि वहां एक रजिस्टर है और ये रजिस्टर है AB वायर का अपना। तो अगर हम इस सर्किट में फ्लो करने वाले करंट को लिखना चाहते हैं तो क्या हम इस सर्किट में इस करंट को लिख सकते हैं? ऊपर से E0 और नीचे नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R0 और रेजिस्टेंस AB। बोलो, समझ में आया? ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। ठीक। ऐसे ऐसे आपका है ना पोटेंशियल है ना करंट ये सब है ना लिखा रहता है। इसको कहते हैं ड्राइवर सर्किट। अब जब आपके सामने ड्राइवर सर्किट आ गया तो अब यहां से आप आगे बढ़िए। पोटेंशियोमीटर का 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। ड्राइवर सर्किट क्या होता है वो आपके पास है। पोटेंशियोमीटर वायर का मतलब क्या होता है वो आप क्लियर रखे हैं। तो अब आखिर इसका फिजिक्स में 2 इंपॉर्टेंट यूज क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा आगे तो बढ़िए। एक्चुअली आप पोटेंशियोमीटर सर्किट के मदद से 2 इंपॉर्टेंट काम करते हैं। पहला काम आप ये करते हैं कि आप 2 अननोन सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, और दूसरा आप किसी भी अननोन सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जब आप पोटेंशियोमीटर सर्किट का एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं तो एप्लीकेशन में आप 2 काम करेंगे, कंपेयरिंग
EMF of two अननोन सेल्स, दो अननोन सेल्स के EMF को कंपेयर कर सकते हैं आप, और दूसरा वी कैन फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी अननोन सेल, किसी भी अननोन सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगला जो डिस्कशन स्टार्ट होगा वो दोनों एप्लीकेशन एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू अननोन सेल, दो अननोन सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना। तो फर्स्ट एप्लीकेशन, कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। EMF of unknown cells, हम लोग दो अननोन सेल्स के EMF को कंपेयर करते हैं। देखिए इसके लिए सर्किट डायग्राम आपको बनाना पड़ता है, और सर्किट डायग्राम पे किरचॉफ्स का लूप रूल लगाइएगा। आप देखिएगा कितना इजी वे सब चीज गोइंग होता है। बस आप चीज है ना, जो कॉन्सेप्ट अभी तक आप सीखे उसको दिमाग में रखिए। देखिए सर्किट डायग्राम, ये ऊपर वाला ड्राइवर सेल, उसका अपना ईएमएफ, और नीचे में ये रहा आपका पोटेंशियोमीटर वायर AB, यहाँ पे E0 रेजिस्टेंस R0। अब आप जिस अननोन सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना चाहते हैं, जिस अननोन सेल के ईएमएफ को आप कंपेयर करना चाहते हैं, उसको आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में कुछ इस तरीके से अरेंज कीजिए। ये एक अननोन ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका R1 है। ये अननोन ईएमएफ E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। यहाँ पे की K1 है, यहाँ पे की K2 है, और ये गैल्वेनोमीटर का फ्री एंड है। पूरा सर्किट डायग्राम अच्छे से। अब जो हम बोल रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझने का कोशिश करो। आप क्या करें, सबसे पहले की K1 को क्लोज करें। K1 को जब आप क्लोज कीजिएगा तो जो EMF E1 दिख रहा है वो सर्किट में इंक्लूड हो जाएगा। बोलो सही है? यस सर। ठीक, सर्किट में इंक्लूड हो जाएगा। अब आप क्या करें, गैल्वेनोमीटर के फ्री एंड को इस AB वायर पे जगह जगह अलग अलग जगह टच करके देखिए। इसको है ना, इसका फ्री एंड को जगह जगह टच करके देखिए। जब आप अलग अलग जगह पे उसको टच करते रहिएगा तो जरूर एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जहां रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर हो जाएगा 0। क्या मेरी बात समझ में आई? 0। यस सर। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करें कि K1 को कर दे क्लोज्ड एंड फ्री एंड of galvanometer touches AB wire at different point. Free end of galvanometer touches the AB wire at different point. तो थोड़ी देर में हुआ ऐसा, then null point C is obtained. null point आपको C मिलेगा। चलिए हम C दिखा देते हैं। मान लो जैसे यहाँ पे ये टच कर दिया, ये वाला पॉइंट आपको C मिल गया। ठीक है, null point C is obtained। अच्छा, अगर null point C है तो फिर उस समय सर्किट को जरा देखा जाए। नल पॉइंट का मतलब है नल पॉइंट C is obtained, मतलब रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 है सर। रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 0। गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग है वो 0। वेरी गुड। अब जरा उस समय सर्किट में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, जरा उस करंट को सब कोई देखो। इस बैटरी से करंट निकला है I, ये I करंट। अब सोच के बताओ तो क्या उस करंट का कुछ हिस्सा नीचे जाएगा कि सब हिस्सा राइट में जाएगा? क्या उस I करंट का कुछ हिस्सा नीचे जाएगा
या सारा हिस्सा राइट में जाएगा? सर कुछ नीचे जाएगा सर, कुछ हिस्सा नीचे भी जाएगा। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, सर नहीं राइट में जाएगा शायद। अच्छा, हम ये बोल रहे हैं कि अगर कुछ हिस्सा आप नीचे भेज दीजिएगा तो उसको गैल्वेनोमीटर से पार करना होगा, तो उसका रीडिंग 0 कैसे आ पाएगा? आप अगर कुछ हिस्सा आई का, मान लीजिए आई है 6 एम्पियर, अब इस 6 एम्पियर में से आप बोले कि सर नीचे 1 एम्पियर भेज दीजिए, तो वो 1 एम्पियर इस रास्ते, ये वाला रास्ता तो बंद है, मतलब खुला है, उधर से तो जा नहीं सकता, तो क्या वो 1 एम्पियर इधर से फ्लो करता हुआ आएगा तब ना मिलके फिर से इसमें 6 एम्पियर होगा? यस सर। तो कैसे आप बोलेंगे कि गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 हो? तो जब कभी भी नल पॉइंट को आप रीच कर जाते हैं, आप दिमाग से बाहर निकाल दीजिए कि सर्किट का करंट ऊपर वाला कोई करंट नीचे जाएगा, क्योंकि नीचे जाएगा तो उसको जी से पार करना होगा, और आप खुद ही बोल रहे हैं कि नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड, जी का रीडिंग 0। तो याद रख भाई, पूरा का पूरा आई करंट इधर से जाएगा ऐसे, और फिर यहां से भी आगे आई ही करंट सर्किट में ट्रेवल करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक, अब इस केस में अप्लाई करो लूप रूल। चलिए आप लोग लूप रूल लगाइए। सर कहाँ लूप रूल लगाएं? देखो भाई, ए से सी जाओगे, जी जाओगे, और फिर मान लो इस पॉइंट को हम पी लिख देते हैं। कौन सा लूप है? तो ए सी जी पी ए। ए से सी करंट के डायरेक्शन में माइनस आई रेजिस्टेंस ए सी। आगे आगे आगे, यहाँ कुछ नहीं, ये वाला क्लोज है, ओके, ये वाला क्लोज है, क्लोज करके पढ़ाई कर रहे हो। अब बताओ यहाँ पे प्लस कि माइनस? R1 के अक्रॉस में प्लस कि माइनस? माइनस होगा सर। एक्चुअली 0 होगा, 0 होगा। रजिस्टर है तो क्या हुआ? करंट तो नहीं है। रजिस्टर है तो क्या हुआ? इस ब्रांच में कोई करंट तो है नहीं, क्योंकि आप ही बोले इस ब्रांच में करंट 0 है। हाँ सर। तो रेजिस्टेंस रहने से भी अगर करंट 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। तो यहाँ रजिस्टर है लेकिन कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। फिर नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस E1 इज इक्वल्स टू 0। देख लो, दिमाग दौड़ा लो एक बार सब कोई। ए सी जी पी ए, इस लूप पे सब कोई ध्यान लगा लो। यहाँ से यहाँ करंट के डायरेक्शन में तो माइनस आई आर, फिर यहाँ कुछ नहीं, फिर यहाँ भी कुछ नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव तो प्लस E1 इज इक्वल्स टू 0। 0 होगा सर R1 पास। तो यहाँ E1 का वैल्यू हो गया I इंटू रेजिस्टेंस AC। चलो ये इक्वेशन बन रहा। अब जरा इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को आप रिपीट कर लें। K1 को ओपन कर दे और K2 को क्लोज करके फिर से रिपीट कर दे। ठीक है, सेकेंड केस। K1 open and K2 closed. K1 open and K2 closed. Then D is null point. मान लीजिए अब D null point है, मतलब कहीं होगा इधर, मान लो कहीं भी हम लगा देते हैं, यहाँ D लगा देते हैं, मतलब ये गैल्वेनोमीटर का फ्रिंज जो है वो D से टच किया, तब रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर बिकम 0। क्या यही कहानी फिर से जब आप रिपीट करेंगे तो क्या आएगा? E2। अब आप K2 को क्लोज कर दिए ना, तो E2 इज इक्वल्स टू I रेजिस्टेंस A से D आएगा। E2 इक्वल्स टू I रेजिस्टेंस A से D। क्या सबको मेरी बात समझ में आई? कुछ क्रॉस क्वेश्चन है दिमाग में, जरूर पूछ लो। सर ये वाला कैसे लिख दिया सर, पता नहीं चला, बोल दो फटाफट। है कुछ किसी का? चलिए ठीक है, फिर इक्वेशन 1 और 2 को यूज करो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर आप 1 और 2 को यूज करेंगे तो EMF 1 by EMF 2 इज इक्वल्स टू I रेजिस्टेंस AC, I रेजिस्टेंस AD, I दोनों कैंसिल,
then EMF1 by EMF2 is equals to resistance of portion AC by resistance of portion AD आ गया। अब तुम ही बताओ, शुरुआत में ही है ना बेसिक प्रिंसिपल में हम लोग क्या देखे थे, हम लोग देखे थे कि भाई जहां कहीं भी हम लोग है ना लेंथ लेंगे, जहां कहीं भी हम लोग है ना रेजिस्टेंस लेना चाहेंगे, लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल होगा। बोलो सही है? यस सर। तो आप जब इस केस में रेजिस्टेंस एसी पोर्शन का लेना चाहते हैं तो ए से लेके सी तक का लेंथ, और जब आप एडी पोर्शन का रेजिस्टेंस लेना चाहते हैं तो ए से लेके डी तक का लेंथ। तो आप देखो EMF1 by EMF2 is equals to length AC by length AD. This is length AD. रेशियो ऑफ टू EMF ऑफ अननोन सेल। दोनों सेल मेरे लिए अननोन था, एक का EMF E1 दूसरे का EMF E2। पोटेंशियोमीटर सर्किट पे सही तरीके से अगर हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो EMF1 by EMF2 will be equals to balancing length in case 1, balancing length in case 1 A से C तक का लेंथ is to balancing length in case 2 A से D तक का लेंथ। अच्छे से देख लीजिए, कहीं डाउट है फिर से पूछ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई शक नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक से एक बार क्वेश्चन है ना जेई एडवांस में आया, कुछ ऐसा आया क्वेश्चन, सुन लो कि बोला ठीक है K1 को पहले क्लोज किए, बैलेंसिंग लेंथ मिल गया कहीं मान लो 600 सेंटीमीटर, उसके बाद K1 और K2 दोनों को क्लोज कर। जब आप K1 और K2 दोनों को क्लोज करते हैं तो आपको पता लग रहा है कि दोनों को एक साथ क्लोज करने से सर्किट किस तरीके से चेंज कर जाएगा। यस सर, फिर दोनों ब्रांच में भी करंट सर, करंट रिवर्स हो जाएगा। नहीं, आप लोग इतना जल्दी सब आंसर ना दिए। आप जब K1 और K2 दोनों को क्लोज करते हैं तो एक्चुअली ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो मेरे बैटरी का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। इक्विवेलेंट निकाल के एक सर्किट कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही। तो उस समय जब आप दोनों की को साइमल्टेनियसली क्लोज कर दीजिएगा तो आप ये मान सकते हैं कि नीचे मेरे पास बैटरीज का एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इज दिस क्लियर? यस सर। और फिर बैटरी का देखो, जैसे हम लोग क्या सोचे, हम लोग पहले K1 को क्लोज किए तो E1 लिए, फिर अकेले K2 को क्लोज किए, उस समय K1 खुला हुआ था तो E2 लिए। अच्छा, अगर दोनों को क्लोज कर देंगे तो फिर आपको दोनों बैटरीज के पैरेलल कॉम्बिनेशन का चीज जो आप सीखे थे उसको पहले यूज कीजिए, उसको फिर लिखिए आई रेजिस्टेंस कुछ भी। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर, यस। तो इस पोर्शन को ध्यान रखना। तो ये था आपका फर्स्ट एप्लीकेशन, EMF1 by EMF2 is equals to, देखो हम क्या बोलते हैं, EMF1 by EMF2 of unknown cell will be equals to balancing length in first case by balancing length in second case. Is this clear? चलो बढ़िया। अब आ जाओ भाई सबको ये सेकेंड पोर्शन पे, सेकेंड एप्लीकेशन पे। सेकेंड एप्लीकेशन थोड़ा बड़ा है, ठीक है। We can find internal resistance of unknown cells। इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है किसी अननोन सेल के लिए। पहले तो आप सर्किट डायग्राम देखिए, ये रहा आपके पास वो ड्राइवर्ड सर्किट, ये रहा आपके पास वो ड्राइवर्ड सर्किट ए बी, यहाँ पे E0, ये R0। यहाँ पे की है, ये R है, ये E है, ये स्मॉल r। चलिए बढ़िया, ये रहा सर्किट डायग्राम। पहले तो आप सर्किट डायग्राम समझे, ठीक है।
अब इस सर्किट डायग्राम में कहानी सुनना ध्यान से। की ओपन है, मतलब अभी ये काम का नहीं। जब की ओपन है तो गैल्वेनोमीटर के फ्री एंड को अलग अलग जगह टच किया गया। जब आप उसको अलग अलग जगह पे टच किए तो पता चला कि हाँ भाई एक जगह टच करने से रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर 0 होता है। मान लो वो पॉइंट हम आपको सी के फॉर्म में दिखा दें, ये सी, ठीक है ना। इनिशियली K is open and C is null point on AB। वायर AB के ऊपर C जो है वो नल पॉइंट है, रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर 0 है। अच्छा चलो भाई, इस केस में करंट का डायरेक्शन देख लो, करंट का वैल्यू देख लो I। ये I करंट इधर से ही फ्लो करता हुआ ऐसे घूमता हुआ इस ब्रांच के अंदर चला जाएगा। अच्छा, अगर हम अभी फिर से यहाँ पे एक पॉइंट P लगा दें, अप्लाइंग लूप रूल, आप लोग सब कोई लूप रूल लगाइए। किस पे लगाएं सर? तो ACGPA क्या फिर से मेरा वैल्यू माइनस I इंटू रेजिस्टेंस AC प्लस E इज इक्वल्स टू 0, या यू कहो E इज इक्वल्स टू I टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस AC आ जाएगा? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम इसी का सेकंड केस में फिर से डायग्राम देखते हैं। मान लो जैसे हम सेकंड केस के लिए, सेकंड केस K is closed and balancing point B is obtained on AB as shown in figure। इस बार क्या हुआ कि आप इस की को क्लोज कर दिए और जो बैलेंसिंग पॉइंट है, और जो आपका बैलेंसिंग पॉइंट है वो कहीं एक इसी का डर। हाँ, इस बार क्या करेंगे हम लोग ना, यहाँ पे की को क्लोज करेंगे और बैलेंसिंग लेंथ डी पे जाएगा। तो चलो हम लोग फिर से एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम देखो, ये तुम्हारा ड्राइवर बैटरी, उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम लोग के पास एक वायर है AB है, पोटेंशियोमीटर वायर है, ये EMF E0 है, रेजिस्टेंस R0 है। हमारा अननोन बैटरी कहीं यहाँ है, इंटरनल रेजिस्टर है, और इस बार नीचे वाले रेजिस्टर के साथ कीज क्लोज्ड, ये EMF ER, और जो तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है वो एक नया नल पॉइंट चुन लिया है D। बोलो ये सब था ना सर्किट डायग्राम? यस सर। ठीक, अब एक चीज सुनना, जो बोलेंगे बहुत ध्यान से समझना। याद रखना रीडिंग इसका 0 है। अगर मेरे इस बैटरी से करंट I निकला तो क्या इस I करंट का कुछ हिस्सा नीचे जाएगा? नो सर, नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। सारा का सारा करंट जो है वो राइट में जाएगा। एकदम सही जा रहे हो, ये राइट में करंट गया और ये राइट में करंट ऐसे घूमता हुआ इसके अंदर इंटर कर गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम तुमको पता चल रहा है कि नीचे में भी एक सर्किट बना हुआ है। यस सर। इसका मतलब ये है कि नीचे भी एक करंट घूमेगा और इस करंट का भी कोई हिस्सा यहां से बाहर नहीं जाएगा, वो सारा करंट यही घूमता रहेगा स्मॉल आई। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यस सर। तो इस बार सर्किट में दो जगह करंट है सर। हाँ बोलो सर, जो नीचे वाला करंट सर ऊपर क्यों नहीं जाएगा? फिर से उसको जी से ही गुजरना होगा, और कोई रास्ता है? कहीं से भेज दो, जहां से बोलोगे हम भेज देते हैं। बोलो सर जी से ही भेज।
तो जी से क्यों भेजेंगे, वो तो ऑलरेडी तुम बोल चुका ना, डी इज द नल पॉइंट। डी को जब टच किए तो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग नल। हाँ ए से भेज दिए, ए से भेज देते हैं, लाएगा कहाँ से? चल इधर से इधर भेज दिए, लाएगा कहाँ से वापस? लाना भी तो होगा ना। सर घूम के फिर से उधर ही से, और सर ठीक है, घूम से फिर से उधर। देखिए जी, जाने के रास्ते और आने का रास्ता जब तक पता ना हो करंट मूव नहीं करता, करंट एक चोर है, पहले बात हो चुकी है। बोलो समझ में आया? समझ गए सर, समझ गए। मतलब करंट जाएगा लेकिन आएगा नहीं, तो करंट फिर फ्लो नहीं करेगा, तो जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे अपना करंट घूम रहा है, वहां अपना करंट घूम रहा है, वो अपना कैपिटल आई, यहाँ अपना स्मॉल आई, ना इधर से कोई उधर ना उधर से कोई इधर। बात समझ गए? यस सर। तो चलो फिर लग जाओ काम पर फिर से। अब देखो इस बार अप्लाइंग लूप रूल, ए डी जी, यहाँ पे मान लो पी है, लूप है हम लोगों के पास ए डी जी पी ए। तो भाई करंट के डायरेक्शन में माइनस आई रेजिस्टेंस ए से डी तक। यहाँ जाओ यहाँ जाओ। इस बार इसको जीरो नहीं लिख सकते हैं, इस बार इसको लिखना पड़ेगा स्मॉल आई इंटू आर, माइनस आई स्मॉल आई आर, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस ई इज इक्वल्स टू जीरो। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, ई माइनस आई आर इज इक्वल्स टू आई रेजिस्टेंस ए डी। बोलो सही है? यस सर। अच्छा ये बता, तो ये क्या दिया हुआ है, ई माइनस स्मॉल आई आर? सर पोटेंशियल ड्रॉप है। वेरी गुड। क्या वो टर्मिनल वोल्टेज भी है? यस सर। तो टर्मिनल वोल्टेज भी विल बी इक्वल्स टू आई इनटू रेजिस्टेंस ए से डी। अब देखो ये इक्वेशन 2, पिछला स्लाइड में था इक्वेशन 1। ईएमएफ है आई रेजिस्टेंस एसी, और जो टर्मिनल वोल्टेज है वो टर्मिनल वोल्टेज है आई रेजिस्टेंस एडी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को योग कंपेयर करो। ईएमएफ है आई रेजिस्टेंस ए से सी, और टर्मिनल वोल्टेज है आई रेजिस्टेंस ए से डी। दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो ईएमएफ बाय टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस एसी बाय रेजिस्टेंस एडी लिख दें। और बिकॉज हम पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ द पोर्शन के साथ प्रोपोर्शनल होता है, तो ईएमएफ बाय टर्मिनल वोल्टेज is actually equals to balancing length in first case divided by balancing length in second case. Is this clear? क्या हुआ जी, आवाज नहीं आ रहा? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। तो सन्नाटा छा गया, लग रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बोलो हाँ या ना। सर आ रहा है सर। अच्छा कंफर्म? यस सर। अच्छा ठीक है, तो इतना महरा क्यों रहा यार? EMF by terminal voltage is equals to balancing length in first case by balancing length in second case। ये आ गया सर, ये आ गया। हम लोग को तो निकालना था इंटरनल रेजिस्टेंस। आप कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं? क्या आपको याद है लास्ट आप पढ़े थे सर्किट इक्वेशन? यस सर। हाँ कोई बताएगा सर्किट इक्वेशन? चलो चलो कोई भी बोल दो सर्किट इक्वेशन। बोले नहीं सर वो सब तो हम लोग नहीं याद करते हैं, हम लोग सोचते हैं खाली डेली डेली पढ़ लें बस काम हो जाएगा, एटीएम तो है ही रखे हुए हम। याद आया सर्किट इक्वेशन? स्मॉल r is equals to capital R E by V minus 1. So internal resistance will be equals to external resistor. Recording in progress. Balancing length AC by balancing length AD minus 1। ये रहा तुम्हारे internal resistance का वैल्यू।
इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू। जब भी आप कोई भी अननोन बैटरी, मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, एक अननोन बैटरी गिरा हुआ है, आपको निकालना उसके अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस। ले आइए घर, पोटेंशियोमीटर सर्किट में उसको पहले लगा दीजिए, ऐसे जोड़ दीजिए, यहाँ बैटरी लगा दीजिए। पहले इस की को, जो यहाँ की था उसको ओपन रखिए और आप देखिए कि बैलेंसिंग लेंथ कहाँ आता है। मान लो 600 सेंटीमीटर पे आया, 600। फिर आप सेकंड केस में नीचे वाले की को क्लोज कर दीजिए और फिर बैलेंसिंग लेंथ निकालो, मान लो 500 सेंटीमीटर पे आया। आप जिस रजिस्टर को यहाँ जोड़ के रखे हैं वो भी आपका नोन है, केवल ये अननोन है, वो याद रखना। ये बैटरी अननोन है, ये नोन है। अब मान लो ये 20 ओम था, तो आप यहाँ 20 ओम लिखे, यहाँ 600 लिखे, यहाँ 500 लिखे, -1 करके सॉल्व कर दिए, जो आया वही आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस। तो ये तरीका होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करने का। दो स्लाइड को एक साथ देखने का कोशिश करो। ये था हमारा फर्स्ट केस, जबकि ओपन था, बैलेंसिंग लेंथ सी पे मिला था तो ईएमएफ मिला। फिर दूसरे स्लाइड में की क्लोज हो गया, बैलेंसिंग लेंथ डी पे मिला तो टर्मिनल वोल्टेज मिला, टर्मिनल वोल्टेज। और फिर आपको ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज का रेशियो मिला। फिर सर्किट इक्वेशन का आप यूज करेंगे, आपको स्मॉल आर का वैल्यू मिलेगा। क्या पूरा प्रोसेस दिमाग में गया? क्या हो रहा है? यस सर। चलो बढ़िया। अब हम तुमको थोड़ा सा आगे ले जाना चाहते हैं, तुमको ये बताना चाहते हैं कि जब हम आपके सामने बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ तो उसका मतलब क्या होता है। हो गया दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। अब हम आपको न्यूमेरिकल वाइज कुछ काम करा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग लेंथ। ये बैलेंसिंग लेंथ क्या होता है, नल पॉइंट क्या होता है, जो इतने देर से हम लोग पढ़ रहे थे कि हाँ भाई यहाँ टच करोगे ना तो रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर बिकम 0, यहाँ टच करोगे रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर बिकम 0, वहां टच करोगे रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर बिकम 0। अरे क्या है ये, है क्या, जरा देखो। अभी हम कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं रख रहे हैं ताकि आप कैलकुलेशन को थोड़ा इजी वे से कर सकें। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक बैटरी है 10 वोल्ट का और AB है मेरा पोटेंशियोमीटर वायर। इस लेंथ, पूरे वायर का लेंथ है सपोज 600 सेंटीमीटर और पूरे वायर का रेजिस्टेंस है मान लो 20 ओम। ठीक है, अब जरा सुनो, इस सर्किट डायग्राम को गौर से देखो। यहाँ पे नीचे में एक बैटरी लगा है विथ सम इंटरनल रेजिस्टेंस एंड गैल्वेनोमीटर विथ सम फ्री एंड। इस पॉइंट को सी कह दिए। ये बैटरी है 4 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। अब हम आपसे कुछ पूछते हैं, सर्किट को अच्छे से देख लीजिए, समय लीजिए, एकदम बढ़िया से समय लीजिए। इस टॉपिक को हड़बड़ी में बिल्कुल ना खत्म करें। स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट। बताओ, सर्किट डायग्राम को देख के कोई हमको बता सकता है पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए कितना है? क्या वो ए पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा? यस सर। यस सर। यहाँ 10 वोल्ट। जब लोग आगे बढ़ेंगे तो बी पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा। यस सर, 0 वोल्ट। यस सर। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी ये रहा 0 वोल्ट। अब जरा नीचे आ जाओ, यहां से गए तो 10 में से -4 हुआ, फिर सी पे पहुंचे तो क्या ये 6 वोल्ट है? 6 वोल्ट का। यस सर। बोलिए जी, किसी को कोई डाउट यहां तक समझने में? नो सर। कंफर्म है सब कोई? यस सर। ठीक, अब देखिए, यस सर। ये अगर 10 वोल्ट है तो कहीं 9 वोल्ट होगा, कहीं 8 वोल्ट, 7 वोल्ट, 6 वोल्ट, 5, 4, 3, 2, 1, तब ना 0 होगा। यस सर। अब जरा सुनना ध्यान से, अगर हम इस गैल्वेनोमीटर के इस फ्री एंड को 8 वोल्ट से टच करा देंगे
तो यहाँ 8 वोल्ट है, यहाँ 6 वोल्ट है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा और करंट फ्लो करेगा। यस सर करेगा। करंट फ्लो करेगा सर। करेगा। अगर हम इसको 7 वोल्ट के पॉइंट वाले से फिर भी टच करेगा। करा देंगे तो भी तो करेगा ना। 6 में नहीं करेगा सर। Yes, sir. इसलिए हम आपको बोले कि गैल्वेनोमीटर के फ्रिंज को जगह जगह टच करके तुमको देखना पड़ेगा कि कहाँ रीडिंग 0 आ रहा है। केवल एक ही पॉइंट को छूने से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और वो है 6। बोलो सही है? यस Yes, सर। sir. जब आप इस पर्टिकुलर C को इस पॉइंट C' के साथ टच करा देंगे तो दोनों का पोटेंशियल 6 वोल्ट होने की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो क्या वो C' आपका नल पॉइंट की तरह सर्व करेगा? यस सर। Yes, sir. यस सर। C' नाम का एक ही पॉइंट मिलेगा या हजारों पॉइंट हो सकता है? एक ही पॉइंट मिलेगा। केवल और केवल एक पॉइंट होगा। बोलो सही है ना? यस सर। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि आपको बहुत सारा नल पॉइंट मिलना है। आपको यहाँ पे एक ही पॉइंट डी मिलेगा, आपको यहाँ पे एक ही पॉइंट सी मिलेगा, आपको यहाँ पे एक ही पॉइंट सी मिलेगा, एक ही पॉइंट डी मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर समझ गया। तो नल पॉइंट का मतलब ये होता है। ठीक है, अब जरा देखो सर, आप बता तो दिए कि ठीक है अगर हम C और C' को मिला दें, when C and C' touches each other, there is no flow of current through गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। चलो वेरी गुड। तो सर पता तो चल गया कि हाँ C' जैसे पॉइंट को ही हम लोग नल पॉइंट कहते हैं। अभी एक क्रॉस क्वेश्चन, अगर ये नीचे वाला बैटरी 4 वोल्ट के जगह पे 7 वोल्ट का होता, 7, तो बताओ C का पोटेंशियल कितना होता? तो सी का पोटेंशियल 10 - 7 हो जाता, 3 हो जाता सर। 3 होता। तो 3 होता तो इससे टच करते तब ना होता 3 नल में टच पॉइंट। करता। यस सर। 3 में टच करता तब 0 होता। ठीक है, हम कुछ और भी दिखाते हैं। अगर आप ये सब तरीका देखने लगेंगे तो न्यूमेरिकल तुरंत देख के बनता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ जितना वोल्ट है इतना डिफरेंस उतना ही चाहिए। यहाँ 4 था तो 10 से 4, यहाँ 7 था तो 10 से 7 घटा। बोलो है कि नहीं? यस सर। यस। तो नीचे बैटरी बड़ा रहेगा तो ऊपर बड़ा लेंथ, नीचे बैटरी छोटा रहेगा ऊपर छोटा लेंथ। बोलो समझ में आ रहा है ये सब बात? यस सर। अच्छा, अगर मान लो अगर हम यहाँ पे 4 की जगह 14 वोल्ट लिखते, 4 की जगह 14 वोल्ट लिखते तो C पॉइंट का पोटेंशियल कितना आता? सर 0। अरे -4 आता। -4 आता, मतलब कहाँ पर हम लोग टच कराते? तुम ही बताओ ना, -4 आया ना? यस सर। हाँ, तो -4 अगर आता तो क्या तुमको इस पे बैलेंसिंग पॉइंट कहीं मिलता? वही No, sir. अब इसके लिए चले जाओ एकदम स्टार्टिंग में। हम क्या बोले कि जो ड्राइवर बैटरी होता है, ड्राइवर सेल होता है, उसका लार्ज ईएमएफ होता है। बोलो सही है? Yes, sir. अगर ड्राइवर बैटरी से नीचे वाले बैटरी का ईएमएफ बड़ा हो गया तो तुमको बैलेंसिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन है। इफ ईएमएफ of other cell is more than EMF of driver cell, then no balancing point is obtained. नो बैलेंसिंग पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। उस समय कोई बैलेंसिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। इज दिस क्लियर? चलिए सर, बैलेंसिंग पॉइंट पे तो अच्छा खासा बात हो गया। सर बैलेंसिंग लेंथ का क्या है? अब जरा देखो ट्विस्ट।
पूरा का पूरा 10 से 10 वोल्ट का ड्रॉप 600 सेंटीमीटर पे हुआ। यस सर। देखिएगा, जैसे 10 वोल्ट का ड्रॉप 600 सेंटीमीटर पे हुआ, तो 4 वोल्ट का ड्रॉप 600 बाई 10 गुने 4 240 सेंटीमीटर पे होगा। यस सर। तो हम बोलेंगे कि भाई इस बार जो बैलेंसिंग लेंथ है ना वो 240 सेंटीमीटर है। क्या मेरी बात समझ में आई? सेंटीमीटर। अब सब चीज क्लियर हुआ? बैलेंसिंग पॉइंट कैसे आता है, बैलेंसिंग लेंथ कैसे आता है, ये सब है ना आपको सिंपल यूनिटरी मेथड से चलता है। इज दिस क्लियर? समझ नहीं पा रहा लग रहा है। यस सर। ठीक है, तो ऐसा है ना, कहानी है ना पोटेंशियोमीटर में चलता है। आप इस पे 2 मिनट समय दें, अच्छे से देखें, फिर हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन और पुट करते हैं, उसको भी आप देखिएगा। चलिए सोचिए अच्छे से। चलो देखो, मान लो जैसे तुम्हारे पास कोई एक पोटेंशियोमीटर सर्किट है। पोटेंशियोमीटर सर्किट आपके सामने ऐसे ही बना मिलेगा, ईबी। ये इसका ड्राइवर बैटरी है, ई नॉट है, और नीचे में एक अननोन सेल लगा है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे एक रजिस्टर ले लो। बाद में की का जरूरत पड़ेगा तो की क्लोज करेंगे या नहीं करेंगे, डिपेंड करेगा हमारे ऊपर। ये की है, ये कैपिटल आर है, ये ई है, ये स्मॉल आर है, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। और ये रहा, चलो एक बैलेंसिंग पॉइंट भी डाल देते सी। सोच के बताइएगा, सोच के बताइएगा। जब की ओपन है, when key open, balancing length L1, when key closed, balancing length L2। तुम सोच के बताओ L1 और L2 में बड़ा कौन या बराबर, ऐसे आपको सोच के बताना है। एक बार आप की को ओपन रखे हैं और बैलेंसिंग लेंथ आप निकाले, दूसरी बार आप की को क्लोज कर दिए और बैलेंसिंग लेंथ निकाले। आपको क्या लगता है कि किस केस में आपको बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, या दोनों केस में बराबर मिलेगा? आप बता सकते। बोलो बोलो बोलो, सोच के बोलो। क्या हुआ? बोलो जी। इतना सन्नाटा छा जाता ना, लगता आवाज जा रहा कि नहीं जा रहा। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अब बताइए, लेंथ L1 और L2 में बड़ा कौन और छोटा कौन? सर L1 बड़ा होगा। अच्छा, क्यों बड़ा होगा जी साहिब? सर इसमें ये जो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा उसकी वजह से वो छोटा हो जाएगा L2। तुम जो बोलना चाह रहा है हम बिल्कुल समझ रहे हैं, और तुम सही भी बोल रहा है, लेकिन थोड़ा और हम चाहते तुम और दिमाग पे जोर देके इस लाइन को और क्लियर बोलने का कोशिश करो। हम समझ रहे तुम सही सोच रहा है, लेकिन तुम हमको और क्लियर आंसर देने का कोशिश करो। सर जब की को क्लोज करेंगे तो रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल और ड्रॉप करेगा, जिसको आप टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। यस सर। टर्मिनल वोल्टेज E माइनस IR होने से कम होता है, और शुरुआत में जब की ओपन था तो EMF रीड करते थे। देखो, जब की ओपन है ना, तो आप EMF रीड कर रहे हैं, और जब की क्लोज हो गया ना तो आप टर्मिनल वोल्टेज रीड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। इसलिए याद रखना कि L1 जो है
L1 जो है वो बड़ा होगा L2 से। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? Yes, sir. हाँ, यस तो अभी हम ये भी तो तुमसे पूछ सकते हैं ना कि देखो भाई, शुरुआत में ये पॉइंट सी को ऐसे टच कर रहा था, जब हम की को क्लोज कर देंगे तो बैलेंसिंग लेंथ सी के लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा या सी के राइट में? सर Sir, लेफ्ट left में लेफ्ट करेगा. में शिफ्ट कर जाएगा। देखिए ये सब तरीका है क्वेश्चन पूछने का। जब आप नीचे वाले की को क्लोज कीजिएगा तो बैलेंसिंग लेंथ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। इज दिस क्लियर? समझ में आई सबको मेरी बात? यस ठीक, चलो बढ़िया। दूसरा सुनो, इसी में दूसरा सुनो, ये वाला एक हो गया। दूसरा सुनो, इफ स्मॉल r increases then null point shifted डैश टू सी, मतलब जहां भी सी दिखाई दे रहा है उसको लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, राइट में शिफ्ट करेगा या नहीं शिफ्ट करेगा? आप अपने तरीके से आंसर दें। सर नहीं शिफ्ट करेगा। नहीं शिफ्ट करेगा। क्यों नहीं शिफ्ट करेगा बाबू? अरे बोलो। सर तो करंट नहीं ले जा रहा है। वेरी गुड, एकदम सही। इफ r increases there then null point does not shifted, does not shifted। ठीक है, नल पॉइंट में कोई शिफ्ट नहीं होगा। कारण क्या है? अरे यार इसमें कोई करंट ही नहीं है, तो ये छोटा रहे, बड़ा रहे, मंझला रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। कि ओपन है ना सर? हाँ ये ओपन है, ये ओपन है, उधर से कोई मतलब नहीं, ये ओपन है। ओके यस सर. यस सर आपको नहीं तो इस तरीके से। अच्छा यहाँ पे भी एक रजिस्टर मान लो, चलो यहाँ भी एक रजिस्टर मान लेते हैं, ये R0 ले लेते हैं। थर्ड, इफ R0 increases नल पॉइंट बोलो क्या होगा? नल पॉइंट शिफ्टेड और नॉट, सी के लेफ्ट में, सी के राइट में, या सर नहीं शिफ्ट करेगा? सर जल्दी करो, जल्दी करो, 10 मिनट का एक और काम है, फटा करो फट। सर नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा? सर हम लोग लूप रूल उसमें नहीं लगाते। अच्छा ठीक, अब देखिए, अब आप ये सोचिए कि जब आप इसमें आप लूप रूप में करंट लाते थे ना, और इस करंट के कैलकुलेशन में एकदम शुरुआत में देखा था कि वो रेजिस्टेंस इन्वॉल्व था। यस सर। अब अगर तुम इसको बढ़ाएगा तो करंट घटेगा ना? यस सर. हाँ सर। करंट अगर घटेगा तो यहाँ पे अगर 4 वोल्ट है, यहाँ पे अगर 4 वोल्ट है, तो 4 वोल्ट को मेजर कर, मतलब बैलेंस करने के लिए लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि आई घट गया है। यस सर। यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। सर एक बार फिर से बताइए. हाँ बिल्कुल, R0 को अगर आप बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा ना, यहाँ से समझ में आ रहा होगा। यस सर. अब मान लो जैसे नीचे 4 वोल्ट का एक बैटरी है, 4 वोल्ट के बराबर यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, हम लोग देखे अभी नल पॉइंट में थोड़ी देर पहले। यस सर. यस तो सर। अगर आई कम हो गया है तो लेंथ को बढ़ाइएगा तभी ना 4 वोल्ट फिर होगा। यस सर। हाँ, लेफ्ट में शिफ्ट करें। नल Yes, पॉइंट शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट, नल पॉइंट जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। आई होप सो आपको यहाँ तक सब समझ में आया। कोई डाउट किसी को? नो सर। तो ये था तुम्हारा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक से एक क्वेश्चन करेंगे। जो करंट वाला हम लोग क्वेश्चन वाला अभी है ना सीरीज लेके चल रहे हैं, उसमें एक से एक क्वेश्चन आएगा। धीरे धीरे हम लोग बढ़ भी रहे हैं। चलिए एक चीज और छोटा सा बचा हुआ है, उसको भी हम लोग खत्म कर लेते हैं, और वो कहलाता है कलर कोड ऑफ रजिस्टर। कलर कोड ऑफ रजिस्टर। आप जब मार्केट में किसी रजिस्टर को खरीदने जाते हैं ना, तो वो रजिस्टर के ऊपर कलर का इस तरह का बैंड रहता है, कलर का इस तरह का बैंड रहता है।
जिसमें आपको अलग अलग तरह का कलर दिखेगा। अब हम तो कलर दिखाएंगे नहीं, हम नाम लिख देते हैं। मान लीजिए ये रेड कलर है, सपोज ये ग्रीन कलर है, सपोज ये येलो है, और ये मान लो सिल्वर है। ऐसा ये कलर रहता है। तो इस कलर को देख के आपको उस रजिस्टर का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है, या किसी वैल्यू के लिए कलर कोड लिखना पड़ता है। तो उसके लिए आप लोग सब कोई है ना, इसको जरा ध्यान से देखिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सबसे पहला है ब्लैक, ये है हम लोगों का ब्लैक। नेक्स्ट है ब्राउन, ब्लैक ब्राउन। रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, स्पेलिंग ठीक कर लेना। येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ये ब्लू है, ठीक है। उसके बाद ये वायलेट है, ये ग्रे है, और फाइनली व्हाइट। और उसके लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट है वो भी आपको दिखा दिया गया। अगर कहीं रेड है तो रेड कॉरस्पॉन्ड्स टू 2, अगर ग्रीन है तो ग्रीन कॉरस्पॉन्ड्स टू 5, येलो है तो येलो कॉरस्पॉन्ड्स टू 4। अब उसके बाद जो चौथा रहता है उसमें गोल्ड हो सकता है 5%, उसके बाद सिल्वर हो सकता है 10%, और अगर कुछ नहीं है तो 20%। ये टॉलरेंस वैल्यू दिखाता है, टॉलरेंस दिखाता है, टॉलरेंस दिखाता है। तो सर ये पूरे कॉन्सेप्ट को यूज करके आखिर रजिस्टर का वैल्यू कैसे लिखते हैं? तो देखो, रजिस्टर का वैल्यू लिखने का तरीका समझना। रजिस्टर में सबसे पहला कलर, कलर 1, फिर उसके बाद कलर 2 इंटू 10 टू द पावर कलर 3, ये तरीका लिखने का। और फिर प्लस माइनस कलर 4, यहाँ पे जगह नहीं, हम कलर 4 लिखे, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। अब देखिए जैसे इस पर्टिकुलर रजिस्टर के लिए अगर आप वैल्यू लिखिएगा, रेड के लिए नंबर कितना है? 2 है। 2 ग्रीन के लिए कितना नंबर है? 5 इंटू 10 पे पावर। थर्ड कलर कौन है? येलो के लिए कितना नंबर है? 4। उसके बाद प्लस माइनस बोलो सिल्वर के लिए कितना है? 10%। दिस इज योर आंसर, 10%। दिस इज योर आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। अब जरा देखिए और देख के तुरंत आंसर दीजिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक है रजिस्टर, उसमें है वायलेट है, उसके बाद ऑरेंज है, उसके बाद ग्रीन है, ये ग्रीन है, और उसके बाद हम लोग के पास गोल्ड है। बताओ वायलेट के लिए कितना? 7। ऑरेंज के लिए 7 3 into 10 raised to the power। ग्रीन, उसके बाद ग्रीन का 5 प्लस माइनस 5%। प्लस माइनस 5%। समझ में आया? यस सर। इसी को कलर कोड ऑफ रजिस्टर कहते हैं। जितना क्वेश्चन होगा बना लीजिएगा। अच्छा चलिए, कभी कभी नंबर से आपको कलर कोड लिखना पड़ता है। 26 into 10 to the power 7। सर रेड होगा, ग्रीन होगा, वायलेट रेड, ग्रीन, वायलेट, ब्लू होगा, नन। रेड होगा, ब्लू ना होगा, और नन। रेड, ब्लू, वायलेट और नन। हाँ, रेड, ब्लू, वायलेट और नन। आगे कोई कलर नहीं बनाएंगे। बोलो समझ में आया? यस सर। या अब इसको याद करने का भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, अलग अलग तरीका है। हम लोग याद ऐसे रखे हैं, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ।
बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। वैसे तुम्हारा चैट सेक्शन देख रहे थे ग्रुप में, तो उसमें भी एक है ना अच्छा सा रूल लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जैसे चाहे वैसे रूल अपने से कुछ बना लो, ठीक है, अपने से कुछ बना लो, याद कर लो। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, यहां से आप कलर कोड को याद रख सकते हैं। ये रहा तुम्हारा पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट आपका हो चुका है, तो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन यहां तक खत्म। बाकी तो आप मैग्नेटिज्म पढ़ ही रहे हैं। डोंट मिस क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है।